नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जवाब देना पड़ेगा, साथ में आपके शिखा ठाकुर। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने बयानों को लेकर के विवादों में घिरे रहते हैं। उनकी बयानबाजी का एक और ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम ने भारत को लोकतंत्र का तोहफा दिया। हालांकि ये बात पहली बार उन्होंने नहीं कही और ये पहली बार भी नहीं जब ओवैसी ने इस ढंग से ऐसे कुछ बयान दिए हों। पहले भी वो कभी राहुल गांधी तो कभी आरएसएस पर बयान देकर घिरते रहे। वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो के बाद तो ओवैसी ट्रोलर्स के सीधे निशाने पर आ गए। किसी ने कहा चुटकुला अच्छा है तो किसी यूजर ने तंज कसा कि लोकतंत्र की तलाश 57 देश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ओवैसी का वो बयान जो जमकर इन दिनों वायरल हो रहा है। सबसे अजीम तोहफा इस्लाम ने इस मुल्क को दिया, वो तोहफा था जमहूरियत का और मसावात का। जो सबसे अजीम तोहफा इस्लाम ने इस मुल्क को दिया, वो तोहफा था जमहूरियत का और मसावात का। और अब ओवैसी के इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आ रही हैं, आपको वो भी दिखवाते हैं। ओवैसी जी इस प्रकार के विरोधाभासी बयान अपनी इस्लामिक विचारधारा के आधार पर देते रहे हैं। वास्तव में इस्लाम में लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं है। इस्लाम में केवल और केवल इस्लाम की मान्यताओं का स्थान है। लोकतंत्र वास्तव में सारे लोगों के प्रति न्याय करने की अवधारणा है और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो मैं नहीं समझता कि ओवैसी साहब का बयान सत्य के धरातल पर खरा है। तो उनको जो मोदी जी कहेंगे वो करेंगे, इसके अलावा उनको कुछ नहीं करना है। इस केवल ओवैसी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है और लोकतंत्र कमजोर होता है। हमारे साथ गेस्ट का एक पूरा पैनल इस वक्त जुड़ गया है। संजय चौधरी नेता बीजेपी के हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा का हिस्सा हैं। साथ ही पंकज तिवारी नेता कांग्रेस, वो भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा का हिस्सा हैं। साथ ही कुछ और मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बीजेपी के नेता संजय चौधरी के पास। संजय जी, ओवैसी जी का ये बयान इस तरीके से सामने आना और लोकतंत्र को मजबूती देने में उन्होंने इस्लाम का नाम लिया है, आप इससे कितना तारुफ रखते हैं, कितना ताल्लुकात रखते हैं? शिखा जी, मैं अश्वनी शाही हूं, संजय चौधरी जी नहीं आपके साथ, मैं अश्वनी शाही। और ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं एक बार फिर से गेस्ट का जो पैनल हमारे साथ जुड़ा है उनका जिक्र कर लूं। अश्वनी शाही बीजेपी लीडर है, रत्नाकर सिंह कांग्रेस के लीडर हैं, साथ ही दानिश कुरैशी एआईएमआईएम प्रवक्ता, प्रोफेसर भावन भास्कर जोशी एसपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर अंकित सिंह आरएसएस विचारक का भी हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। और अश्विनी जी, अब आपका रुख करते हुए जिस तरीके से ओवैसी जी का इस तरह का बयान सामने लाना और कहना कि लोकतंत्र की मजबूती में इस्लाम की हिस्सेदारी है और 57 देश लोकतंत्र की लगातार तलाश कर रहे हैं, और इसी बीच ओवैसी जी का ऐसा बयान कैसे लेते हैं आप? देखिए शिखा जी, ओवैसी जी का बयान अभी आपके ट्विटर हैंडल पर लोगों ने लिखा है गजब की मस्खरी है और ये अनाप शनाप उल जुलूल बयान देते हैं। इनका कुछ जो मुझे लगता है कि इनके जो है इनको केमिकल कुछ लोचा हो गया है। तो हमेशा कुछ ना कुछ एक विवादों में बने रहने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, जबकि इस्लाम से स्पष्ट रूप से इतिहासकारों ने बताया है, हर जगह देखा गया है कि लोकतंत्र से इस्लाम का कोई संबंध ही नहीं है। इस्लाम जो है खलीफाओं के उस पर आधारित था जो बाद में सुल्तान हुए जी। अगर होता तो कहीं धार्मिक स्वतंत्रता भी होती, कहीं धार्मिक आजादी भी होती। मक्का मदीना में क्यों नहीं धार्मिक स्वतंत्रता है, क्यों नहीं लोग जाते? अगर लोकतंत्र होता तो मक्का मदीना में अश्विनी जी, आपका ये जवाब हम दानिश कुरैशी से ले लेते हैं और उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगी। एआईएमआईएम के प्रवक्ता है दानिश। जो बात ओवैसी जी ने कही है, और ये कोई पहली बार तो है नहीं जब वो इस तरह की बयानबाजी देते हैं, क्या मतलब निकाला जाए? देश की जनता जो इस वक्त आपको सुन रही है, जो ओवैसी जी के वायरल वीडियो को देख रही है, क्या मतलब है इसका और वो कहना क्या चाह रहे थे, आप अगर समझा सके? देखिए, मतलब की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिक्कत क्या है कि वो हमारी जो सरजमीन है भारत, मसले पर उसका शुरुआत करते हैं, फिर वो पहुंच जाते हैं कभी ईरान, कभी मक्का, नहीं, दानिश जी, पहले मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं आऊंगी, देखिए इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। अश्विनी जी, देखिए दानिश जी, पहले मैंने आपसे पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया है उसका मतलब क्या है, आप ये समझाइए। देखिए, उसका मतलब बिल्कुल सीधा और साफ तौर पर है
कि उन्होंने जो चीजें कही, बिल्कुल आपने पूरा उनका बयान अगर सुना होगा तो समझ में आएगा कि जो 3 काफिले आखिर में आए वो यहीं पर आकर बस गए और 1100 साल का एक अपना मतलब उनका सर्वस्व उन्होंने जो था वो यहाँ समर्पित किया। सामने उन्होंने ये कहा कि भारत ने भी अपने दरवाजे थे हमारे लिए खोले। इस तरीके से बाद में उन्होंने ये कहा कि गंगा और जमुना दो अलग अलग जगहों से निकलकर जिस तरह संगम पाती हैं, गंगा जमुनी तहजीब उसी दौर में आई। तो आप उस चीजों को जो समानता की हम बात कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब की जब हम बात करते हैं, जिसको डिस्टर्ब करके रखा है पिछले 2014 के बाद से, तो समूचे तौर पर मतलब माहौल बिगाड़ने यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उनके बयान का मतलब, दानिश जी, उनके बयान का मतलब सीधा सीधा ये समझा जाए कि मैं आपके पास वापस आऊंगी दानिश जी, और जिस तरीके से ओवैसी के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है हमारे साथ। और दानिश जी आपके पास वापस आते हुए, चूंकि आप ये बड़ी बात कह रहे थे और आप कह रहे थे कि लोकतंत्र की मजबूती में ओवैसी का मतलब सीधा सीधा ये था कि इस्लाम की पूरी तरीके से भागीदारी है। अब ऐसे में 2017 का एक बयान है मेरे पास दानिश जी, मैं वो आपको याद दिलाते हुए, उन्होंने 2017 में कहा कि जब हम सब ग्रीन पहनेंगे यानी हरा पहनेंगे तो पूरा हरा कर देंगे। क्या मतलब है इसका? देखिए दिक्कत क्या है, जिसकी जैसी नजर है वो वैसा ही सोचे। हरे का प्रतीक हमारे तिरंगे में है, जिससे हमेशा ही संघ और विरोध करती रही है। अब जाकर मजबूरन उन्हें तिरंगा फहराना पड़ा है, वरना तो आपको याद हो कि इसी तिरंगे का, इसी संविधान का देश में इन्होंने अपमान किया। तो दिक्कत क्या है कि अब हम यहाँ अब किस पे बहस कर रहे हैं, तो अब हम मूवी के भगवा रंग पे बहस कर रहे हैं। अब आपने ये जो 2017 का स्टेटमेंट बताया, इस कलर पे बहस करते हैं। हरे के कई प्रतीक हैं, हरे का प्रतीक है हरियाली का, हरा हरियाली का भी तो प्रतीक है। अगर किसी का माइंडसेट अगर कुछ दूसरा है तो उसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है, बैरिस्टर साहब का तो कोई दोष नहीं है। तो दिक्कत क्या है कि इनको इससे बाहर निकलना अच्छा, तो पड़ेगा। मतलब हरा हरा आपको मसावाद, दानिश जी, हरा रंग से आपका मतलब तिरंगा था क्या? सुनिए 10 सेकंड और। दिक्कत क्या है कि मसावात की जब हम बात करते हैं, बराबरी की हम बात करते हैं, तो उन्होंने उसी बयान में ये भी कहा कि सबसे ज्यादा जेल में दलित हैं, सबसे ज्यादा जेल में आदिवासी हैं, सबसे ज्यादा जेलों में मुसलमान हैं। तो आप बताइए कि ये मतलब कहाँ का मसावाद है, ये समझ में नहीं आता। अगर पॉलिटिकल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो आप देख लीजिए दूसरे और समाज के लोग आपको उनकी प्रतिनिधित्व से, उनकी आबादी से ज्यादा उनका प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। इसके सामने SC और ST का रिजर्वेशन से ज्यादा एक सीट नहीं मिलेगी, और मुसलमानों के पास लेकिन दानिश जी आप तो जनप्रतिनिधि है ना, ओवैसी जी तो जनप्रतिनिधि है ना। ऐसे में वो जो बयान दे रहे हैं वो हरे रंग को लेकर के दे, लोकतंत्र को लेकर के दे, एक तबके पे फर्क पड़ता है। अश्विनी शाही बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, जो बात दानिश जी कह रहे हैं, हरे रंग का मतलब था झंडा, और ये बात किसी के समझ में नहीं आई। ये बात सिर्फ AIM के जो नेता है उनको समझ में आई, ओवैसी जी को समझ आई? देखिए, अगर उस हरे रंग के तिरंगे की ये बात कर रहे हो तो मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छी चीज है, चारों तरफ तिरंगा होना चाहिए। लेकिन यहां पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ये देश को बांटने और तोड़ने की बात करते हैं। इस्लाम की अभी जो बात हो रही थी, मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के अलावा कुछ मानते हैं ये लोग? इस्लाम नहीं मानता है तो लोकतंत्र कहां रहा? UAE सऊदिया जो इनके पुरोधा हैं, वहां पर क्या लोकतंत्र है? जहां पर लोकतंत्र है वहां प्रभु श्री राम की पूजा होती है। एक मुस्लिम देश जो है इंडोनेशिया है, वो लोकतंत्र ये लोग देखना नहीं चाहते हैं शिखा जी। लोकतंत्र को सिर्फ बोलना जानते हैं, और हिंदुस्तान में लोकतंत्र के जो भावनाएं हैं उनको उसके ऊपर कुठाराघात करना चाहते हैं। ये दानिश जी बैठे हुए हैं, बताएं ये कि लोकतंत्र में स्वीकृति का कोई मायने है? इस्लाम में लोकतंत्र में स्वीकृति सब कुछ है, सब सर्वसम्मति सब कुछ है, लेकिन इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जहां पर स्वीकृति की कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, कांग्रेस की भी हमारे साथ नहीं दानिश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, मेरे को आई हैव टू टेक एवरीबॉडीज नोशंस आल्सो। रत्नाकर जी, जो बात दानिश जी कह रहे हैं, जो बात अश्विनी जी कह रहे हैं, और फिर राहुल गांधी से जब प्रधानमंत्री मोदी गले मिले, उस पर भी ओवैसी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम हाथ भी मिलाएंगे तो आपत्ति हो जाएगी। आपका इस पूरे बयान को लेकर, इस पूरे ओवैसी जी के इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? शिखा जी, देखिए 2024 का इलेक्शन जो है बहुत नजदीक है, और सभी पार्टियां जो धर्म आधारित राजनीति करती हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों की भावनाओं को जो है भड़काना
और उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। कभी आरएसएस के प्रमुख जो है धार्मिक बयान देते हैं जिससे दूसरे समुदाय में कटुता फैलती है, कभी ओवैसी जी इस तरह की बातें करते हैं जिससे बहुसंख्यक समाज में कटुता फैलती है। तो एक दूसरे को लड़ा करके और वोट हासिल करने की इनकी राजनीति है। और रही बात जहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस्लाम ने जो है लोकतंत्र को दिया है, मैं ये कहना चाहूंगा ओवैसी जी को कि जा करके जरा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़िए। यह कांग्रेस की नीतियों ने और बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान ने देश को लोकतंत्र दिया है। और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आज गरीब से गरीब व्यक्ति आज अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति को भी उतनी ही समानता का अधिकार है जितना कि एक सशक्त व्यक्ति को बैठा अधिकार है। देखिए ये ओवैसी जो है ये आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति भारत जोड़ो अभियान पे निकला है, 3000 किलोमीटर से जो ज्यादा पदयात्रा कर रहा है, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। जो नफरत को तोड़ने की बात कह रहा है, जो लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है, उसको कह रहे हैं कि ये जो है जिन्ना है, ये 50 साल के जिन्ना है। तो इस तरह के हास्यास्पद कमेंट। लेकिन रत्नाकर जी, आपकी पार्टी तो ये भी बीजेपी पे आरोप लगाती है कि ओवैसी उनके लिए काम करते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ हैं। भुवन जी, जिस तरीके से चुनाव के मद्देनजर इस तरह की अगर राजनीति हो रही है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि बात लोकतंत्र पर आकर जाकर टिक जाती है। ऐसे में इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या चुनाव के मद्देनजर सिर्फ चुनाव के लिए ऐसी राजनीति होनी चाहिए? ये देश और प्रदेश अगर चलता है तो केवल संविधान से चलता है और लोकतंत्र परंपराओं से चलता है। और जो देश में इस्लाम की बात करते हैं, देश में जो हिंदुत्व की बात करते हैं, निश्चित तौर पे वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानते। ये बात बहुत हम गंभीरता से कहना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं आज देश और प्रदेश इनकी नीति को जान रहा है। और ये कब आते हैं चुनावी, मैं तो इन्हें चुनावी वैज्ञानिक कहता हूँ, और किसके इशारे पे ये बात करते हैं, इनको कौन स्क्रिप्ट देता है जो ऐसी बात कहते हैं ओवैसी साहब। और मैं कहना चाहता हूँ ये अब देश और प्रदेश समझ चुका है ये टिकट का बंटवारा किसके हिसाब से कर रहे हैं, कब चुनाव में आते हैं और फिर चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, पर्यटक की तरह आते हैं। आज देश और प्रदेश इनको समझ पा रहा है। निश्चित तौर पे इस नफरत की राजनीति के खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश में कोई लड़ रहा है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हम लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई निरंतर लड़ते जाएंगे। लेकिन वो तो आपकी पार्टी पर भी, अखिलेश जी पर भी वो इल्जाम हमेशा लगाते रहे हैं कि हिंदुत्व को किस तरीके से तोड़ने की कोशिश वो करते रहे हैं, इस्लामिक सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वो इस्लामिक लोगों को साधते हैं। ये भी बात तो कही गई है उनकी तरफ से। देखिए उनकी जो स्क्रिप्ट है वो टोटल भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखी जाती है। वो केवल उसका गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और उसी पे विचारधारा देने का काम करते हैं। हम लोग इस नफरत को हटाना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को योर रिएक्शन टू दिस, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस तरीके के हालात बने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा था कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएगी, और वही बौखलाहट समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की यहाँ नजर आ रही है। मैं वो उन सारी चीजों को छोड़कर अश्विनी उपाध्याय जी को एक जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र में सर्व स्वीकृति होती है। दरअसल ये व्याख्या ही गलत करते हैं। ये संविधान को किसी तरह मानते ही नहीं है, चूंकि ये मजबूरी है इनकी, इसलिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चुनाव हमारे यहाँ वो करते हैं, शपथ विधि करते हैं और उसके बाद संविधान को एक तरफ ताक में रख दिया जाता है और उसका हनन रोज सुबह शाम भारतीय जनता पार्टी की शासक सरकार करती है। दूसरे नंबर की बात, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे बाबा साहब के नाम की दुहाई दे रहे थे। इनसे कोई ये भी पूछ ले कि बंगाल में बाबा साहब आम्बेडकर को किसने हरवाया था ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना जा सके बाबा साहब, और उसके बाद वो सीट किसने खाली करके दी थी जो वापस उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचा सके। दूसरे नंबर की बात, वो कह रहे थे कि बिल्कुल आखिरी तबके का जो 10 सेकंड और शिखा 10 सेकंड और जो आखिरी तबके का इस बयान से आपकी पार्टी किसको साधने की कोशिश कर रही है? सवाल सर पहले ये है, गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप किसको साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हम तो साधने की बात चुनाव की तैयारी मान रहे हैं, हम सिर्फ सुनिए
हम सबको साथ लाने की बात कर रहे हैं जिनके साथ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन इस देश में 3 समाज के लोगों के साथ हो रहा है, आदि जाति के लोगों के साथ, एससी लोगों के साथ और मुसलमानों के साथ। मैं ये पैनल पे बैठे हुए तमाम लोगों से पूछ रहा हूं कि हमारे यहाँ 84 सीटें जो है तो एससी रिजर्व है और 47 सीटें दानिश, एक छोटा सा जवाब मैं आपको दे देती हूँ। अगर एक वर्ग को, अगर एक समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, तो 3 तलाक पर इस तरह का फैसला नहीं लिया गया होता। आप इस बात से ताल्लुकात रखते हैं या नहीं? ये हिंदू समाज की बात नहीं हो रही थी, ये मुस्लिम समुदाय के महिलाओं के लिए बात हो रही थी कि क्यों रखा गया। हाँ, देखिए 40 लाख से ज्यादा महिलाओं ने प्रधानमंत्री को उस वक्त अपनी विरोध जो था, लेकिन आपत्ति तो ओवैसी जी ने उस पर भी जाहिर की। इस कानून को खत्म, इस पर कानून बनाने को लेकर के भी ओवैसी साहब आगे आए या नहीं आए? रेफरेंडम ले, सुनिए मेरी बात तो आपको यहाँ रेफरेंडम लेने की है ना। अगर आप किसी मजहब के लिए कानून बना रहे तो आप उसके समाज का रेफरेंडम ले लीजिए। आपने क्यों रेफरेंडम नहीं लिया? आपको सुनिए मेरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे किसी के रिलीजियस में इंटरप्शन करने की इजाजत थोड़ी दे रहा है क्या? मेरे मजहब में मैं क्या करूंगा ये शिखा जी थोड़ी तय करेंगे। लेकिन आपने कहा तो कि 40,000 महिलाएं जब अपनी परेशानी लेकर के गई तो सरकार ने फैसला लिया, और वो किसी हिंदू समाज के लिए नहीं, वो इस्लामिक समाज के लिए लिया गया। डॉक्टर अमित सिंह, संघ विचारक, भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमित जी, क्या एक पूरे वर्ग को पैगाम देने की कोशिश ओवैसी की तरफ से हो रही है? क्योंकि लगातार हिंदुत्व पर वो निशाना साधते हुए सरकार पर वो जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं, लोग उनकी फजीहत कर रहे हैं। सोशल मीडिया आप देख लेंगे तो बार बार यही पूछा जा रहा है कि ये कोई चुटकुला है क्या? फिर से सुनाएंगे आप? कैसे ले रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि ओवैसी जी अपने जो लगातार बयान देते आए हैं वो शर्मनाक है, और वो लगातार भारतीय समाज को बांटने की साजिश कर रहे हैं। और वो अगर उनके लिए जो बोला जाता है कि वो आज के समय के जिन्ना है, तो मुझे लगता है उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और लेकिन मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि ओवैसी जी को भारतीय इतिहास की समझ नहीं है, और जो हमारे प्रवक्ता भी बैठे हैं AIM से, उनको भी भारतीय इतिहास की समझ नहीं है। क्योंकि अगर आप मध्यकालीन भारत पता चल जाएगा कि जो आए थे लोग जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे वो भारत में लुटेरे बन के आए थे, भारत को लूटने आए थे। और ओवैसी जी ने बोला कि हम अपना खजाना लेके आए थे, हमने अपने खजाने खाली कर दिए, तो ये सरासर गलत है। और उसको लेके जिस तरह प्रजातांत्रिक तरीका नहीं था, बल्कि इन्होंने अपने परिवार में ही प्रजातंत्र को नहीं अपनाया। बाप ने बेटे को, बेटे ने दादा को, और पोते को मार कर ये लोग सत्ता पर बैठे हैं। तो इतिहास समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एज अ लुटेरे मध्य भारत से आए थे और भारत को लूटा, तबाह किया, और तलवार की नोक पर लोगों को रखकर उनसे जबरन धर्मांतरण कराया। ठीक है अमित जी, आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए। अश्विनी जी, आपका रुख करते हुए, क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? क्योंकि ओवैसी के मुंह से, ओवैसी जी जिस तरीके से बयान देकर घिरते नजर आते हैं, और फिर लोकतंत्र में इस्लाम को सम्मिलित करना, क्या कैसे देखा जाए? क्या सिर्फ चुनाव की तैयारी है? देखिए शिखा जी, ये चुनाव की भी तैयारी नहीं, ये सुर्खियों में बने रहने का एक पूरा असफल प्रयास है। हमेशा सुर्खियों में वो चाहते हैं कि हम बने रहें। इस्लाम ने क्या दिया? लोकतंत्र। अगर मैंने अभी पहले भी कहा कि अगर इस्लाम और लोकतंत्र एक दूसरे के पर्याय होते और दिया होता तो जॉर्डन में सुल्तान क्यों होते, सऊदिया में सुल्तान क्यों होते? इस्लाम हमें क्या दे सकता है? दाऊद इब्राहिम और ओसामा बिन लादेन दे सकता है। इस्लाम ने हमको कुछ दिया नहीं है। औरंगजेब जो है 1659 में जब यहाँ पर हिंदुस्तान में 1 रुपए का 300 किलो चावल मिलता था तो 6 लाख रुपए मक्का में देता था। वहां के लोग सोमनाथ मंदिर किस तरीके से लूट कर ले गए? तो इन लोगों ने दिया नहीं है, ये हिंदुस्तान का कल्चर खराब किया है, हिंदुस्तान से धन दौलत लूटा है, ये लोग हिंदुस्तान से लेकर गए हैं। और बाद में जब मुगल चले गए थे तो जो उनके वंशज बचे थे वो यहाँ के गलियों में भीख मांगा करते थे। दानिश जी, क्या इनका था? दानिश जी, देखिए दिक्कत क्या है कि अभी संघ के समर्थक कह रहे थे कि भाई
बंटवारे की राजनीति हमेशा से संघ और उसकी एफिलिएटेड भगिनी संस्थाएं करती आ रही हैं। अभी तक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी का, ना ही प्रधानमंत्री का उस नौजवान पे कोई स्टेटमेंट आया जिसे ट्रेन में पीटा गया, ना ही चाकू तेज कर लेने वाले उस पर किसी में न संघ के समर्थक ने कुछ कहा, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ कहा। दिक्कत क्या है कि लोकतंत्र के नाम पर आकर जब सर्वसम्मति की मतलब सर्वस्वीकृत तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र में सबकी राय अलग अलग होती है। सर्वस्वीकृति की जो बात है ना, वो डिक्टेटरशिप की है, जो इनके कोर में है, जो अभी तक ये चला रहे हैं। तो इनकी परेशानी ये है कि प्रॉब्लम जो है उससे चीजें हटाने के लिए इन्हें असदुद्दीन ओवैसी दिखाई पड़ जाते हैं। उसमें कांग्रेस भी कूद पड़ती है क्योंकि उनके पास अब अपना कुछ बचा नहीं है। लेकिन दानिश जी, दिखाई पड़ जाते हैं या फिर दिखाया जाता है? और फिर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? दानिश जी, आप पढ़े लिखे हैं, आप प्रवक्ता हैं, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? हर कोई बराबर स्थिति में हो। और तब जब ओवैसी कहते हैं कि भारत माता की जय, अगर मेरे गले पे चाकू भी रखा जाए तो मैं ये नहीं कहूंगा, कैसे लोकतंत्र से समझा जाए? तो भारत माता की जय कहने से लोकतंत्र है? मुझे बताइए तो शिखा, वो भारत जय हिंद कहते हैं या सारे जहां से अच्छा तो फिर क्या ये लोकतंत्र है कि आप कहते हैं कि एक दिन हरा रंग हमने पहनना शुरू किया? आप सुनिए मेरी बात दानिश जी, देखिए बहुत सेम तरीके से अगर बयान हम सामने रख रहे हैं, अगर बहुत सेम तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं, तो फिर क्या ओवैसी का ये कहना कि एक दिन सब कुछ हरा हो जाएगा, क्या मतलब है इसका? नहीं, ये जो भगवे पर को लेकर इतना वो मचाए हुए हैं, बवाल मचाए हुए हैं, इस पे तो इन्होंने कोई जवाब नहीं है। और दूसरा मैं आपको कहता हूँ, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप अपने मुल्क की महिमा जो है आप अपने तरीके से बयान करें। मैं मेरे मुल्क की जय नहीं बोलेंगे, अपने मुल्क में रहेंगे तो अपना मुल्क नहीं है क्या? भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? भारत माता नहीं है क्या? दानिश जी जरा बता दीजिए। अरे सुनिए, अगर ओवैसी जी और दानिश जी यहाँ रहते हैं तो भारत माता की जय बोलने में क्या बुराई है? डिबेट नहीं होगी, सदन में वंदे मातरम गाने में क्या बुराई है? मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ अश्विनी जी, आप मैं सुन लीजिए, मुझे सुनिए। देखिए, इस देश में, उत्तर प्रदेश में उन स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन पर मामले दर्ज किए गए जिसमें यह पढ़ा गया था कि अल्लामा इकबाल की जो वो नज्म थी कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। आपको पता है इस पे मामला दर्ज किया गया। अब आप बताइए, तो ये भारत की महिमा गान नहीं था इस नज्म में? क्या मुखालिफत थी? तो आप देखिए उस पे केस दर्ज किया गया। यही दिक्कत है कि जमहूरियत में आप अपने तरीके से अपनी जो चीजें हैं उसका जो है बड़कपन बयान करें, लेकिन इनको परेशानी उससे भी है कि वो अल्लामा इकबाल ने लिखी है तो आप मत गाइए। वो तो आप यही कहेंगे कि भाई ये जो कह रहे हैं आप कहें तो यही लोकतंत्र है, तो ऐसा नहीं है अश्विन जी। शिखा जी, देखिए मैं इनकी बातें दानिश जी की सुन रहा था। ये धर्म के जो ठेकेदार बन रहे हैं, ये धर्म के फर्जी ठेकेदार हैं, और ये लोकतंत्र की क्या बात करेंगे? ये जब कहते हैं कि 15 मिनट दीजिए हमको, हम सबक सिखा देंगे, तो ये किस लोकतंत्र की भाषा का इस्तेमाल ये करते हैं? ये पूरे देश, ये पूरे सारे देश के लोग देख रहे हैं और जानते हैं कि ये किस धर्म की बात करते हैं और लोकतंत्र की। अच्छा, 1984 भूल गए? सुनिए दानिश जी, रुक जाइए जरा। आपने बोला है, मैं बीच में नहीं बोला चाहता तो बहुत कुछ बोल लेता। ये जो है ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र के खिलाफ जो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्रीय एजेंसियों का जब दुरुपयोग करती है, जब सीबीआई की दुरुपयोग करती है, ईडी का दुरुपयोग करती है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ करती है, और वही लोकतंत्र का जो दुरुपयोग करने वाले पार्टी के हक में बोलना शुरू कर देते हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं जो लोकतंत्र की सच्ची लड़ाई लड़ रहा है, जो सभी लोगों को जोड़ने की लड़ाई लड़ रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं दानिश जी। लोकतंत्र की सच्ची लड़ाई कौन लड़ रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि तमाम चीजों पर सवाल उठाने के बाद हम कहते हैं कि हम तो लोकतंत्र का हिस्सा हैं और हम लोकतंत्र को बनाने में हमारा हाथ है सबसे आगे। देखिए, मैं तो सब दो बातें ही कांग्रेस के नेता जो हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर 341 में से ईसाइयों को और मुसलमानों को बात करने के लिए कांग्रेस माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी। दूसरे नंबर की बात, वो जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की सच्ची लड़ाई, आप मुझे ये बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए स्वतंत्र तौर पे तो मुश्किल से 8 साल हुए। देखिए, आप बीच में मत बोलिए सर। अब आप बोल रहे थे मैं खामोश था, ऐसे कैसे चलेगा? आप बोल रहे थे मैं खामोश था। दानिश जी को सुन तो लीजिए। आपने सड़क
पे आंदोलन किया। दानिश जी जो जवाब दे रहे हैं पहले सुन लेते हैं। लोगों के हक के लिए, अपने धर्म के लोगों के हक के लिए आपने कितना दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, आपने सड़कों पे आके संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी ने सच्ची लड़ाई की। आप मुझे ये बताइए कि सन 47 से जब से भारत आजाद हुआ तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई, उस दौर के अंदर में संघ किसके शासनकाल में पलटोस के बड़ा हुआ जिसको आज आप तैयार हैं? आप मुझे बताइए 8,000 से ज्यादा शाखाएं अशोक गहलोत के वापस सत्ता में आने के बाद राजस्थान में बढ़ी हैं। आप बताइए क्या लोकतंत्र की सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं? आप मोहन भागवत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते राहुल गांधी, कब बोलेंगे? सुनिए मेरी बात, मोहन भागवत के खिलाफ एक शब्द कब बोलेंगे राहुल गांधी, ये बताइए। आपने इस्लाम के लिए कितनी लड़ाई लेकिन मोहन भागवत के नाम से नहीं बोलते। कांग्रेस क्यों इतना डरी है? मुझे ये बताइए कांग्रेस क्यों इतना डरी हुई है? या आपने क्यों इनको पोस्ट के आपने सीएनआरसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जिन्होंने इस देश में दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ पॉलिटिकल सुनियोजित तरीके से किया। अब जब लोग अपना हक मांगने निकले हैं तब कांग्रेस बिल मिलाई हुई है। तो देखिए आपके बिल मिलावट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी पूरी ताकत से हक मांगने निकले हैं का क्या मतलब है? आपके तो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र का हिस्सा हैं। हक मांगने निकले का मतलब क्या? 3 तलाक से इसको जोड़कर देख सकते हैं क्या दानिश जी? वो महिलाएं जो इस्लामिक महिलाएं थी वो हक मांगने निकली, प्रधानमंत्री मोदी ने उनको हक दिलाया, इसका विरोध आपकी पार्टी ने किया। अच्छा, सबरीमाला पे क्या कहेंगे? कोई बोल पाएगा? पहले दिक्कत क्या है कि आपको एक सिलेक्टेड चीज ओवैसी साहब जो बोलते हैं वो नजर आता है। मैंने पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जिन कम्युनिटीज का हो रहा है उनके सियासी हक की बात कही है, चाहे उसमें जो भी हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, हर कोई। और आपकी पार्टी के जन नेता, जन प्रतिनिधि, सांसद जी क्या इस्लामिक महिलाओं की बात नहीं सुनते दानिश जी? आप लोग क्या लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे? इतने बड़े लोकतंत्र की लड़ाई सुनिए, आप लोकतंत्र की लड़ाई अपनी ही पार्टी में संघ के लोगों को बिठाकर उनके इंटेंसिव लेवल पर आप लड़ेंगे लड़ाई? क्या आप लड़ेंगे? राहुल गांधी जी से कहिए कि मोहन भागवत जी के नाम से एक शब्द बोलकर बताए, नहीं बोलेंगे वो? क्यों नहीं बोलते? क्यों घबराई हुई है कांग्रेस? मुझे ये बताइए ना, क्यों घबराई हुई है कांग्रेस? आप बंदरों की तरह चलिए ठीक है रत्नाकर जी, आप शब्द का इस्तेमाल यहाँ नेशनल टेलीविजन पर हम नहीं करेंगे। डॉक्टर अमित सिंह, संघ विचारक भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, लगातार दानिश जी की तरफ से भी और तमाम पार्टियों की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि आरएसएस जो कहती है बीजेपी वो करती है, लेकिन इसी बीच जो भगवा को लेकर के राजनीति होती है हमेशा तमाम पार्टियां उसको आरएसएस के साथ जोड़ करके देखती है, ना कि हिंदुत्व के साथ जोड़कर। और अब ओवैसी का जो वीडियो ये वायरल हो रहा है, इसमें वो बात करते हैं लोकतंत्र की और फिर वो कहते हैं हरा रंग भगवा रंग। जी, जैसे मैंने अभी बोला था कि AIMIM को भारत के इतिहास की समझ नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति की भी समझ नहीं है, इसलिए वो खुद रंगों को लेके कंफ्यूज हैं। उनको हरे के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता है। अगर मैं संघ की बात करूं तो संघ सिर्फ देश को जोड़ने का काम करता है और इसी वजह से माननीय भागवत जी ने कुछ समय पहले ही बोला था कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का DNA एक है। हम सब लोग भारत के वासी हैं, भारत के निवासी हैं और सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उस पर भी ओवैसी साहब का कुछ अजीबोगरीब बयान आया, तो मुझे लगता है अभी तक ये भारत को समझे नहीं है, बल्कि इस्लाम को भी नहीं समझे हैं। अगर समझे होते तो इस तरह के बेहुदा। लेकिन ओवैसी जी लोकतंत्र को तो समझ ही रहे हैं डॉक्टर साहब, वो तो लोकतंत्र को समझ भी रहे हैं और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाज पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। आपकी पार्टी के लिए, आपके अलायंस को लेकर के भी लगातार बोलते रहे हैं ओवैसी, और उन्होंने ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ये बोलते नजर आए कि कांग्रेस का अलायंस आपके साथ जो है वो दादरी बाबरी के अलायंस के बराबर है। ये लोकतंत्र है? देखिए, मुझे लगता है ओवैसी साहब को देश और प्रदेश गंभीरता से नहीं लेता। हम लोग जो मैनपुरी का जो मॉडल है मैं आपको बताना चाहता हूँ, विकास का मॉडल है, जो गंगा जमुना तहजीब का मॉडल है, जो हेड पॉलिटिक्स के अंत का मॉडल है, इसे लेके आगे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लेकर 2024 में इसको देश की दिशा और दशा तय करेगा। इसी पर हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। हमारा तो ना तो रंगों से मतलब है कि कौन किस रंग की बात कर रहा है, हम केवल इस देश के तिरंगे को मानते हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, इस देश के लोकतंत्र को मानते हैं। हम लोग इस विचार से आगे बढ़ने का काम करते हैं।
अश्विनी जी, लोकतंत्र को मानना और लोकतंत्र की परिभाषा देना, और जिस तरीके से ओवैसी जी का ये ताजा बयान, ताजा वीडियो जो जमकर वायरल भी हो रहा है, लोकतंत्र की परिभाषा वो दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्लाम अगर ना होता तो लोकतंत्र नहीं बनता। और सिर्फ भारत ही नहीं, कई देश इस वक्त लोकतंत्र की खोज में है। ऐसे में इस बयान को लेकर के, भगवा रंग को लेकर के ओवैसी साहब जिस तरीके से राजनीति करते रहते हैं, बीजेपी पर वार पलटवार चलता रहता है। और दानिश जी, मैं आपके पास भी इसके बाद वापस आऊंगी क्योंकि इसका जवाब आपसे भी लेना जरूरी है। तो ऐसे में अश्विनी जी, इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं कि सुर्खियां बटोरने के लिए ओवैसी साहब ऐसे बयान लेकर आते हैं और एक वर्ग को भी साधने की कोशिश करते हैं, वही वर्ग जिसके लिए उनकी पार्टी खुद काम नहीं करती। शिखा जी, सावन के अंधे को सब हरा हरा ही नजर आता है। अगर ओवैसी जी को अगर हरा देखना हो तो तिरंगे का हरा देखें। वो जो हरा देखते हैं वो कुछ दूसरा ही देखते हैं। तिरंगा देखें। आज लोकतंत्र की बात करते हैं। हिंदुस्तान ने लोकतंत्र के इतने बड़े बड़े पैमाने सेट किए हैं। लेकिन दानिश जी तो कह रहे हैं कि वो तिरंगे की हरे की बात कर रहे थे। सब हरा हो जाएगा का मतलब तिरंगा था, कह तो रहे हैं वो दानिश जो जैसे नागपुर वालों को जैसे राहुल गांधी जी कुछ बोल देते हैं तो रत्नाकर सिंह जी उसका यहाँ पर रफू करते हैं, उसी हिसाब से ओवैसी जी की बातों को दानिश जी जो है यहाँ रफू कर रहे हैं। ये रफूगरी से काम नहीं चलेगा। आप स्पष्ट रूप से आइए, जो व्यक्ति भारत में रहकर भारत माता की जय ना बोलता हो, वो लोकतंत्र की हिमायत करने वाला हो, ये कहीं से किसी के दिमाग में, दिलो दिमाग में उतर सकता है? जो सदन में वंदे मातरम ना गाता हो, वो कहां से ये लोकतंत्र की बात करता है? लोकतंत्र को हिंदुस्तान ने गढ़ा है। अश्विनी जी, नहीं, बोलिए ना। अच्छा सुनिए, आप सुनिए अश्विनी जी। दरअसल दिक्कत क्या है कि भारत माता की जय कहने से भारत में लोकतंत्र स्थापित होता है, ऐसा नहीं है। समझे आप हिंदुस्तान में रहते हैं दानिश जी ना, आप रहते हैं भारत में। नहीं, अगर आप रहते हैं या नहीं रहते हैं, यहाँ के नागरिक है ना, अरे तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे भाई। हमने ही सभी को रहने तो बोलिए भारत माता की जय। तो वो देश के अवाम की बदौलत है। बोलिए भारत माता की जय की बदौलत नहीं है। सुनिए, बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलिए। अरे बोलिए ना। अरे वतन से मोहब्बत करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम तो यही कहते हैं सारे जहां से, नहीं बोलिए ना, भारत माता की जय बोलिए। हम कहते हैं सारे जहां से बोल दीजिए, हमारा आप ही बोल दीजिए भारत माता की जय, आप ही बोल दीजिए, बोल दीजिए भारत माता की जय, आप बोल दीजिए, आप भारत माता की जय बोल दीजिए। आपके पासपोर्ट पर भारत गणराज्य लिखा जाता है और उसकी जय बोलने में आज ये दिक्कत आपको हो रही है, तो किस तरीके से लोकतंत्र की हिमायत करेंगे आप लोग? सुनिए, आप बोल दीजिए, दानिश भाई आप बोल दीजिए भारत माता की जय। सुनिए, भारत माता की जय बोल दीजिए एक बार। आगे सुनिए। देखिए मैं आपको बताऊं, ये लोकतंत्र में मसावात की, बराबरी की जो बात करते हैं, तो इनको ये शायद भूल गए कि 2019 में हमारे यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी को मंदिर में जाने से रोका गया, जो सर्वोच्च पद पे विराजमान है। किस आधार पे? सिर्फ उनकी रोका नहीं गया था, वहां से माननीय महामहिम का स्पष्टीकरण आया था। झूठ फैला रहे हैं आप लोग, महामहिम का स्पष्टीकरण आ गया था, आप लोग झूठ फैला रहे हैं। महामहिम का स्पष्टीकरण आया था। एपीजे अब्दुल कलाम को भी बिठाया गया, शायद आप ये भूल गए। दानिश जी, देश के सर्वोच्च पद पर एपीजे अब्दुल कलाम भी बैठे, शायद आप ये बात भूल गए। हाँ बिल्कुल बैठे, हम सम्मान कर रहे हैं, हम तो राष्ट्रपति जी का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इनकी मानसिकता बता रहे हैं कि उनको भी जाने से रोका गया। आप सोचिए, आप यहाँ बैठ के भारत माता की जय नहीं बोल पा रहे हो, मानसिकता की बात करते हैं। अपनी मानसिकता को संभालिए पहले दानिश जी। जो ये मुस्लिमीन की जो पार्टी है, इसकी मानसिकता को संभालिए। आपका नाम ही है ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन। आप अपने दल को जो है संभालिए पहले। मुस्लिमीन की पार्टी भारत माता की जय नहीं बोलेगी और दूसरे के बारे में आप कहेंगे, मानसिकता की बात करेंगे। आप लोग इस देश में द्वेष फैला रहे हैं, जहर बो रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने के बाद हिंदुस्तान की जय नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उसके बाद आप लोकतंत्र में आस्था की बात करते हैं। दानिश भाई, ये दोहरा मापदंड नहीं चलने दिया जाएगा, ये दोहरी मानसिकता आपकी नहीं चलने पाएगी। आपकी दिक्कत क्या है कि आप राष्ट्रवाद के नाम पर 15 लाख रुपए के जुमले कहते हैं, आप राष्ट्रवाद के नाम पर 12 लाख करोड़। आपके पासपोर्ट पर भारत गणराज्य लिखा जाता है, आपके पहचान पत्र पर भारत गणराज्य लिखा जाता है, और उसकी जय बोलने में आपको जो है दिक्कत होती है। अगर दिक्कत होती है तो लोकतंत्र की बात आप मत किया कीजिए। इस्लाम ने हमको लोकतंत्र दिया है, लोकतंत्र हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा था, है और रहेगा। ठीक है,
अश्विनी जी सुनिए, ये बेचने वाली जो आपकी राष्ट्रवादिता है ना, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। जो हमारे मुल्क में तमाम चीजें दानिश जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि जब यूपी में मदरसों का सर्वे कराया गया तो फिर ओवैसी की तरफ से ये क्यों कहा गया कि इसको मिनी एनआरसी समझे? आप इस बात को समझ रहे हैं? आप इसकी गंभीरता समझते हैं? यानी वो कौम जो अल्पसंख्यक कौम है भारत में, आप वो लोग जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि मदरसे का सर्वे करना पूरी तरीके से गलत है, जबकि जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें अवैध होते हैं वो मदरसे। क्या ये आपके लिए, आपकी कौम के लिए सही नहीं है? अच्छा सुनिए मेरी बात, क्या शिशु मंदिर का सर्वे हुआ? 28,000 से ज्यादा स्कूलें उत्तर प्रदेश में ऐसी है जिसमें बिजली नहीं है, जो सरकार के जेर जिम्मे है। दानिश जी, क्या शिशु मंदिर को लेकर के या किसी भी नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप मदरसे के अलावा क्या आपने कोई भी ऐसी खबर सुनी कि अंदर वहां किस तरह का काम हो रहा है किसी और स्कूल से? आप शिशु मंदिर की बात कर रहे हैं, मैं आपको तमाम स्कूलों की बात जवाब दूं उसका। सुनिए, देखिए दिक्कत क्या है कि ऑलरेडी जो मदरसे रजिस्टर हैं उसमें तनख्वाह नहीं पहुंचती, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचता, और बाकी की चीजों का सर्वे करना है। तो वो जो इंटेंशन है ना, वो इंटेंशन ही प्रॉब्लमेटिक। सवाल क्या है कि सरकार अगर अच्छी नीयत से काम करती तो सारे लोग वेलकम करते। आप ये तो सोचिए कि सरकार की अगर नीयत अच्छी है, उसके बावजूद भी सियासी पार्टियों ने या सियासी लीडरों ने क्यों उसकी मुखालिफत की? सारे लोगों ने मुखालिफत की, आपको सिर्फ एक ओवैसी याद आ गए। दिक्कत क्या है? सुनिए मेरी बात, हमको मदरसे के सर्वे से प्रॉब्लम नहीं है, हमको सरकार की नीयत से प्रॉब्लम है। क्योंकि जो मदरसे आपके पास रजिस्टर थे, आप उन्हीं को आप एग्जांपल रत्नाकर सिंह कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। सुनिए, तो आपके पास जो मदरसे रजिस्टर थे, आप उसमें एग्जांपल सेट करते, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते, अच्छा सिस्टम देते। दानिश जी, रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं, रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं। रत्नाकर जी, ऑटोमेटिकली तमाम के तमाम मदरसे रजिस्टर हो जाते, लेकिन इनको वो नहीं करना है शिखा जी, इनको सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है, इससे विशेष कुछ नहीं है। तो जो चीजें मदरसे से निकल करके बाहर आ रही थी दानिश जी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, ये बात तो आपको भी पता है। रत्नाकर जी, सियासत कौन कर रहा है? ये पूरा देश देख रहा है। कोई अपने धर्म की बात कर रहा है तो कोई अपने रंग की बात कर रहा है। देखिए, अभी ये बात चर्चा निकली कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठा आसीन व्यक्ति जो है, अरे सुनो तो भाई, सुन लो तो, इतना देर बोले, अब मैं बोला नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ, आप जरा सुन लीजिए। देखिए, देश के सर्वोच्च पद पे जो आदिवासी महिला सर्वोच्च पद पे गई, देश के सर्वोच्च पद पे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग गए पहुंचे, वो किसकी बदौलत हुआ? वो कांग्रेस की बदौलत हुआ। कांग्रेस ने ऐसा संविधान देश को दिया जिसमें देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित लोगों को भी ऐसा अधिकार दिया कि वो देश के सर्वोच्च पद पर तक आसीन हो गए। और देखिए, सबको समानता का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया और इसका सम्मान करना चाहिए। और लोकतंत्र की असली अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने देश को लोकतंत्र दिया जिसमें कि छोटे से छोटा जाति का व्यक्ति, एक छोटा दलित व्यक्ति भी सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है। कांग्रेस देखिए सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है, किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय की बात नहीं करती है। हम तो नफरत को मिटाने वाले और देश को एक साथ जोड़, लेकिन आप पे भी तो रत्नाकर जी ये इल्जाम लगता है कि आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये करते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि आपने लोकतंत्र अगर किसी पार्टी ने दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। और अब से पहले भी हमने आपके पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं के द्वारा, तमाम नेताओं के द्वारा ये बयान सुना है पहले भी कि जो कुछ भी किया है इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन आप ये शायद बताना भूल गए कि कांग्रेस पार्टी के अलावा कौन सी वो पार्टी ऊपर थी जो कुछ कर सकती थी। शिखा जी, राजनीति के लिए हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा नहीं शुरू किया है। हम लोगों ने चुनाव जीतने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं शुरू किया। अगर चुनाव ही जीतना, अगर राजनीति करना ही हमारा उद्देश्य रहता तो जिन राज्यों में चुनाव हुए थे हम पहले वहां पे भारत जोड़ो यात्रा करते और लोगों को बताते कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। लेकिन हमने देश की जनता को, आप दावा करते हैं ना रत्नाकर जी कि ये पार्टी सबसे पुरानी, आपने लोकतंत्र बनाया, आपने सब कुछ किया है, ये देश ही आपकी वजह से है, तो फिर आप हारे क्यों? डॉक्टर अमित सिंह विचारक हैं हमारे साथ इस वक्त। डॉक्टर साहब, आरएसएस के लिए लगातार ओवैसी की तरफ से कहा गया कि वो हरे रंग से नफरत करते हैं, लेकिन भगवा रंग से अगर किसी एक को मोहब्बत है तो वो ओवैसी साहब है। देखिए, ओवैसी जी के बयानों को सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए और जो हमारा काम है हम लोग उसको लगातार करते आ रहे हैं। राष्ट्रवाद की भावना तरह के जो दोहरी मानसिकता के लोग हैं ओवैसी जैसे, उनको एक्सपोज किए जाने की जरूरत है, लेकिन उसमें भी हम लोगों को कुछ करना नहीं है। वो
हर दिन उल्टे सीधे बयान देते हैं, तो वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। भारत के मुसलमान भी ओवैसी जी को पसंद नहीं करते हैं। सेंटिमेंट्स बढ़ाकर सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। इनको मुसलमानों की अश्विनी जी और दानिश जी, कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों से क्लोजिंग कोट लेते हुए, दानिश जी, लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र क्या कहता है और उसमें ये रंग कहां से आया, इसका जवाब आप बस दे दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट किए जा रहे हैं हमारे नुक्ते नजर से, और जहां जहां डिस्क्रिमिनेशन होगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संविधान के साथ अपनी पूरी ताकत से उसकी मुखालिफत करेगी। चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को जोक लगे, चाहे जो भी लगे, आप जो भी कहना चाहते हैं हमें कहिए, हम गालियां सुनेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अवाम के हक की जब भी बात आएगी तो सबसे पहले मोर्चे पे असदुद्दीन ओवैसी और उनके शफ में खड़े हुए उनके जितने भी अनुयायी हैं, उनकी पार्टी के तमाम लोग मैदान में होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे जरूर खड़े रहेंगे, क्योंकि आप अपने ही मुल्क की महिलाओं के लिए खड़े नहीं हो पाए। दानिश जी, इस बात का अफसोस मुझे भी पर्सनली बहुत ज्यादा रहेगा। अश्विनी जी, योर लास्ट कमेंट। जी देखिए, इस्लाम जब खुद कहता है कि यहाँ अल्लाह के अलावा कोई किसी को कोई अधिकार ही नहीं है, तो फिर वो लोकतंत्र की का वो नहीं है, ये तो फिर हो गया एक मजहबी चीज हो गई। तो अगर इस्लाम कुरान से चलता है, शरिया से चलता है, तो लोकतंत्र में भरोसा वो नहीं रखता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ओवैसी जी कृपया इस तरीके का ज्ञान हिंदुस्तान में ना बांटें। अगर बांटना है तो हिंदुस्तान की संस्कृति में रचे बसे, न रंगों की बात करें और न इस्लाम की बात करें, चलिए, सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की बातें करें। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।